मॉडल्स ऑफ करिकुलम। ठीक है, तो करिकुलम डिजाइनिंग से बेसिकली इसको हम लिंक करेंगे, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग इनटू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉड्यूल, जहां हम करिकुलम डिजाइनिंग की बात करेंगे। तो करिकुलम डिजाइन पहले तो क्या होता है, इट्स बेसिकली द स्ट्रक्चर और द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम, कि कैसे हमारा करिकुलम ऑर्गेनाइज्ड है। और वो तीन बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट इंक्लूड्स बेसिकली द प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ द प्रोसेस। कि आप जैसे हमने एलिमेंट्स की बात की थी कि किसी भी करिकुलम, कोई भी करिकुलम 4 एलिमेंट्स पे बेस करता है, कि भाई ऑब्जेक्टिव्स हो, उसके उसमें कंटेंट हो, उसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो, और फिर उसको एवेल्युएट किया जाए। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको एवेल्युएट करें कि वेदर तो अचीव हुए या नहीं। तो उससे हम करिकुलम को भी साथ साथ एवेल्युएट कर रहे होते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं वो ठीक है या नहीं है, क्या वो दे आर ओके और नॉट। तो इसी तरह करिकुलम जब डिजाइन होता है तो उसकी पहले तो प्लानिंग होती है कि एक करिकुलम आपने बनाया, फिर उसके बाद आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, और उसके बाद उसका इवैल्यूएशन किया। क्योंकि अगर ये तीनों चीजें इन प्रोसेस नहीं होगी तो करिकुलम डिजाइन कभी भी एक हम नहीं कह सकेंगे कि ये कोई एक प्रैक्टिकल डिजाइन हमने बनाया है। So I think for that it is very important that the designing process is also based on all three elements that are important to curriculum designing। ठीक है, तो उसके बाद जब हम बात करते हैं कि हमें पता है कि करिकुलम एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। It needs to develop an understanding about theoretical perspectives, make it valuable, have its utilitarian value to the students। जब हम करिकुलम बनाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो यूटिलिटी हो उसकी, कोई उसमें कोई थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव हो, फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन चीज़ों को सबका ध्यान रखा गया हो। फिर वो वैल्यूएबल हो। अगर वो ये सब चीज़ों पे बेस नहीं करेगा, so we know that the curriculum is not going to be valuable. So to make it valuable, what we do is we design a curriculum in a way where like हमें पता हो कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्या हमारा प्लान जो है वो पर्पसफुल है, प्रोएक्टिव है, सीक्वेंस है, उसमें मैनेजमेंट ऑफ इंटरेक्शन अमंग टीचर्स, लर्नर एंड द कंटेंट नॉलेज वी वांट स्टूडेंट टू एक्वायर। इसका मतलब ये है कि क्या सीक्वेंस डेवलप किया गया है बीच में इसके, कि आप जो करिकुलम बना रहे हैं उसका टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, मतलब टीचर उसको कैसे स्टूडेंट तक ले जाएगा, एंड देन हाउ विल इट बेसिकली रीच टू द just let me add these people। okay, तो किस तरह से टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन होगा, मतलब लर्निंग किस तरह होगी, क्या कंटेंट होगा, इन सब चीजों के बारे में हम ध्यान में रखें। ठीक है, तो करिकुलम डिजाइन में वही बात आती है कि जब करिकुलम डिजाइन हम बनाते हैं तो हमारे पर्पस क्या है, हम क्यों करिकुलम बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, किस तरह, मतलब किस पर वो अप्लाई होगा, क्या एज ग्रुप होगा, कौन सी सोसाइटी होगी, उनकी फिलॉसफी क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, इन सब चीजों को हम मद्देनजर रख के करिकुलम बनाएंगे। ठीक है ना, और हम इन सारे एस्पेक्ट्स को बार बार इवैल्यूएट करते भी रहेंगे। तो सबसे पहले जब हम करिकुलम बनाते हैं तो कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे आप एक अच्छा करिकुलम बना सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम करिकुलम बना रहे हैं, अगर कोई भी चीज आप बना रहे हैं तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है। तो करिकुलम बनाने के लिए उसका फ्रेमवर्क कहाँ से आता है, कि जो लोग हैं जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं जिन्होंने करिकुलम के बारे में बात की है या उसके बारे में रिसर्च की है, उन्होंने अपने कुछ मॉडल्स दिए हैं हमें कि आप इन मॉडल्स को देखें और इसके बेसिस पे अपना करिकुलम बना ले। ठीक है ना, तो अगर वो मॉडल्स नहीं होते तो यही बात होती कि हर एक अपना एक अलग करिकुलम बना रहा होता है, एंड वी माइट नॉट नो कि हमारी बिगनिंग क्या है और हमारे एंड पॉइंट्स क्या है। तो हम जो भी मॉडल अडॉप्ट करते हैं हम उसके हिसाब से अपना बिगनिंग डिजाइन करते हैं, उसके हिसाब से हम सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए अपना करिकुलम डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले जो मॉडल सबसे पहले दिया गया, जो मॉडल, जो सबसे पुराना मॉडल जिसे हम कह सकते हैं कि ये है, और इट इज नोन एज टाइलर्स मॉडल, और इसको हम ऑब्जेक्टिव मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, रैशनल मॉडल भी इसका नाम है। और करिकुलम मॉडल्स बेसिकली करिकुलम के ब्लूप्रिंट्स है, कि या उसका डिजाइन कह लें या आप उसका स्ट्रक्चर कह लें। ये आपको करिकुलम मॉडल्स बेसिकली एक करिकुलम का स्ट्रक्चर है, उसका डिजाइन है,
उसकी ऑर्गेनाइजेशन है कि हम कैसे करिकुलम बना रहे हैं अपना, क्या हमारा बिगनिंग पॉइंट है, क्या हमारा एंड पॉइंट है. सो दैट इज गोइंग टू बी आवर करिकुलम मॉड्यूल. एनी क्वेश्चन सो फार? No, Ms. Zainab, please carry on. All right, anybody else? मैं अभी जी जी ओके, मैं अभी थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ, फिर जब मॉडल्स पे आएंगे तो आई बी अ लिटिल स्लो, बिकॉज ये चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं और उसको अच्छा खासा इस पे बात भी कर चुके हैं पहले कि करिकुलम डिजाइनिंग कैसे होती है, किस तरह से हम अपने सारे जो फाउंडेशंस हैं उनकी बेसिस पे अपना डिजाइन बनाते हैं. और फिर दूसरी बात ये होती है कि हम सारे एलिमेंट्स को भी उस वक्त ध्यान में रख रहे थे. अब जब हम मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने कहा कि टाइलर मॉडल है. टाइलर ने एक मॉडल दिया हमें जिसमें उसने कहा कि मतलब टाइलर का जो मॉडल है वो ये, टाइलर एक अमेरिकन थिंकर हैं, ठीक है, और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन. और वो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मॉडल्स ऑफ करिकुला एंड अ वेरी सिंपल मॉडल इवन यूज्ड बाय मॉडर्न एजुकेटर्स. अच्छा, अब ये ऐसा मॉडल है जो आज भी एक्सपायर नहीं हुआ है, ये आज भी यूज होता है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी फॉर्म्स चेंज हो गई है विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ द टाइम. बट टाइलर एक अमेरिकन एजुकेटर थे जिन्होंने ये 1940s में आपको ये मॉडल दिया. अब टाइलर क्या कहते हैं कि बेसिकली वो कहते हैं कि जैसे द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि टाइलर का मॉडल किस चीज पे बेस करता है, तो उनका मॉडल बेस करता है बेसिकली एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर. वो कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ये एनालाइज करें कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाएंगे और स्टूडेंट्स कैसे ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे. ठीक है, तो उन्होंने ये बात पे अपना पूरा मॉडल बेस किया कि भाई ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए करिकुलम के. और ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं, और बच्चे इस ऑब्जेक्टिव को फाइनली कैसे अचीव करेंगे, ये हमारा बेसिक कंसर्न होना चाहिए. ठीक है, और बेसिकली जो टाइलर ने जब अपना जो मॉडल प्रेजेंट किया उसके लिए उन्होंने 4 रैशनल क्वेश्चंस दिए जिसके बेसिस पे उन्होंने ये अपना पूरा सिस्टम ऑफ थिंकिंग स्टार्ट किया. तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या कही कि व्हाट एजुकेशनल पर्पसेस शुड द स्कूल सीक टू अटेन, कि एक स्कूल को कौन से एजुकेशनल पर्पसेस या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं जी, उसके बेस पे हमारा करिकुलम जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स बेस करे. ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हाट एजुकेशनल एक्सपीरियंस कैन बी प्रोवाइडेड दैट विल बी लाइकली टू अटेन दीज पर्पसेस. तो हम क्या, जब हमने ऑब्जेक्टिव्स बना लिए, जब व्हेन वी नो कि क्या एजुकेशनल पर्पसेस है, तो हम ये देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंसेस हम बच्चों को प्रोवाइड करना चाहते हैं एंड हाउ कैन दीज एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस कैन बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज. तो हमने ये डिसाइड किया कि ये हमारा कंटेंट होगा, ये हमारी मेथोडोलॉजी होगी. फिर हम उस मेथोडोलॉजी को क्लास में कैसे अप्लाई करेंगे, क्या उसमें हमारे चैलेंजेस होंगे, क्या लिमिटेशंस होंगी, वो आप सोच लें. और उसके बाद फाइनली हाउ कैन वी डिटरमाइन वेदर द पर्पस आर बीइंग अटेन्ड, हम कैसे एवेल्युएट करेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो अचीव हो गए. तो टाइलर ने ये 4 क्वेश्चंस पे अपना पूरा मॉडल बेस किया. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू टाइलर इन डेवलपिंग एनी करिकुलम शुड इन्वॉल्व आंसरिंग दीज 4 क्वेश्चंस. जब भी आप करिकुलम बनाए, आपका करिकुलम इन 4 सवालों के जवाब दे दे तो वो एक अच्छा करिकुलम है टाइलर के हिसाब से. ठीक है, मोर एवर दिस मॉडल इज लीनियर इन नेचर. वो क्या कर रहे हैं, पहले ऑब्जेक्टिव बनाए, फिर आप डिसाइड कर ले कंटेंट क्या है, फिर डिसाइड कर लें लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे, क्या चैलेंजेस आएंगे, वो सब आप उसके बाद सोचें, और फिर जो है आप उसको इम्प्लीमेंट करके उसका वो ले ले, क्या कहते हैं, एवेल्युएशन कर ले कि भाई अब ये इसको एवेल्युएट कर ले हमें. ठीक है, तो वो इसमें देयर इज नो गोइंग बैक, देयर इज नो लाइक बैक एंड फॉर्थ. इट्स लाइक अ लीनियर काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव के पहले आपने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये. ठीक है, moreover this model is linear in nature and objectives form the basic component of the curriculum. उनका सारा कंसंट्रेशन किस पे, ऑब्जेक्टिव के ऊपर, कि ऑब्जेक्टिव सही से बन जाने चाहिए. ठीक है, moreover objectives are the basis of the selection and organization of learning experiences. तो वो कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स वो बेसिस है जिसपे पूरी लर्निंग जिसपे पूरी सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस पूरे बेस करते हैं. अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स अच्छे हैं
तो उसका मतलब है आपकी टीचिंग अच्छी होगी, आपने अच्छे मेथड सेलेक्ट करने हैं, सब कुछ उसके बेस पे होने वाला है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप बच्चों में ये पर्टिकुलर नॉलेज डेवलप करने वाले हैं, सपोजिंगली यू वांट टू योर स्टूडेंट्स टू नो अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपने क्या ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, आप उसके लिए कंटेंट में कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम की एक वो उठा ले किसी भी किताब में से जो आपको पढ़ाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है, ये चीजें आपने पढ़ाई। उसके बाद आपने कैसे पढ़ाई वो आप डिसाइड किया आपने, और फिर आपने क्या कर लिया, आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि मुझे उसका कैसे मैं एवेल्युएट करूंगी कि ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव होंगे। तो ये एक लीनियर प्रोसेस है। अगर आपको लग रहा है कि मेथड स्टेज पे आने के बाद कि नहीं मेरा ऑब्जेक्टिव तो कुछ और ही था, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मेरे स्टूडेंट्स को सिर्फ पता होगा कि डाइजेशन क्या होता है और मैं तो फंक्शन भी पढ़ा रही हूँ, तो देयर इज नो गोइंग बैक। फिर आप वो सब पढ़ा के उनका असेसमेंट वापस से ले लें कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि इट्स अ लीनियर मॉडल, हमने जैसे कहा कि तो मोर एवर ऑब्जेक्टिव्स आर द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड दे फॉर्म द बेसिस ऑफ असेसिंग द करिकुलम। ठीक है, तो करिकुलम किसके बेस पे असेस होंगे, उन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे। आपने बीच में जो भी किया उसकी अभी इतनी वो नहीं है कि आपने क्या कंटेंट सेलेक्ट किया, क्या मेथड सेलेक्ट किया, उसके ऊपर इतना जोर नहीं है। जोर किसके ऊपर है कि आपने ऑब्जेक्टिव्स क्या सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करके उसका एवेल्युएशन कर लिया कि हाँ मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए। ठीक है, फर्दरमोर ऑब्जेक्टिव्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम द लर्नर कंटेम्पररी लाइफ एंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो वो कहाँ से ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, पहले तो बच्चों की नीड कि बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, उनको क्या आना चाहिए। फिर सोसाइटी की नीड, कंटेम्पररी लाइफ मीन आज सोसाइटी की क्या नीड है, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मतलब इस सब्जेक्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं वो सारे बैठेंगे, मतलब सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलिस्ट बन जाए बच्चे, बेसिकली ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, सो दस वी कॉल दिस ऑब्जेक्टिव मॉडल, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव पे पूरा हमारा फोकस है। We can also reformulate these 4 questions into 4 principles as follows. So we can, he says that आप उस मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इन क्वेश्चंस को जब हम प्रिंसिपल्स में फॉर्मुलेट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि पहला प्रिंसिपल ये है कि we define the appropriate learning objectives, establish useful learning experiences, organize learning experiences to have maximal cumulative effect, और उसके बाद finally evaluating the curriculum and revising aspects that did not prove to be effective. ठीक है, so any questions so far? Zainab, I think what I'm understanding is in this model, they are not focusing aims and goals, simply, directing towards the objectives, and through objectives they are going ahead based on this model. Is it बेसिकली so? पता है क्या मसला है कि ये थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस ये है कि कुछ थिंकर्स ऐसे हैं जो एम्स गोल्स की बात ही नहीं करते, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को ही एम्स गोल्स भी कह रहे हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है। और बेसिकली अब अगर आप इस मॉडल में देखें तो आपको आगे हम इस पर डिस्कस भी करेंगे कि बेसिकली प्रॉब्लम ही ये आता है कि जब हम सिर्फ वो कुछ ऐसे थिंकर्स हैं जो एम्स को लेकर ही चल रहे होते हैं, तो फिर जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं या जो हम जो क्लासरूम में लर्निंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव से मैच ही नहीं कर पाते, बिकॉज के ऑब्जेक्टिव इतने ब्रॉड होते हैं कि आप उसका जब एवेल्युएशन करते हैं तो यू आर लुकिंग एट समथिंग एल्स, यू आर टीचिंग समथिंग एल्स, एंड देन द ऑब्जेक्टिव इज समथिंग एल्स. So that could be one of the drawback of following certain models. But अगर आप देखें तो अगर आप यहाँ देखें तो टाइलर की, अगर हमने पिछले स्लाइड में जो बात की कि वो यही कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव 3 चीजों पे बनेंगे, एक तो लर्नर के ऊपर, एक कंटेम्पररी लाइफ के ऊपर, मतलब जो आपकी सोशल नीड्स है उसके ऊपर, और तीसरा ये सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के ऊपर। तो मे बी जो लर्नर और कंटेम्पररी लाइफ वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एम्स एंड गोल्स हो, ठीक है, कि बच्चों की नीड्स, उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स, उनकी सोशियोलॉजिकल नीड्स, वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट एम्स हो, ठीक है ना। उसके बाद उनकी सोसाइटी की क्या नीड्स है ये एम्स हो, और उसके बाद जो हमारे गोल्स और जो ऑब्जेक्टिव्स निकल रहे हैं वो उसी से फिर वो सब्जेक्ट सेंटर्ड एम्स एंड गोल्स निकल रहे हैं।
तो मतलब ये एक थोड़ा सा यहाँ पे थियोरेटिकल डिफरेंस है कि ऑब्जेक्टिव को ही वो लोग एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव इस तरह भी ले रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे हमें उस पैराडाइम से बाहर आके सोचना होगा। देखिए करिकुलम में हमने जो एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अलग इसलिए रखा होता है ताकि हम क्लियर हो जाए कि ये ब्रॉड चीजें हैं, ये समथिंग, ये वो है जो हम क्लासरूम में एवरीडे अचीव करेंगे, ये वो है जो ब्रॉडर है जो थोड़े सालों में अचीव होंगे, और ये वो है जो फिर इसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। तो रीजन आई थिंक हियर ऑब्जेक्टिव मींस ऑल थ्री ऑफ देम। ठीक है, All right. so am I clear on this? Is there any further questions on this? कि इधर ऑब्जेक्टिव का मतलब ये तीनों ही है बेसिकली, और ये आगे वाली स्लाइड से और आपको क्लियरिटी आ जाएगी अभी जब हम इसके ऊपर बात करेंगे। किसी को यहां तक कोई सवाल है? आगे चलूं मैं? Yes, miss. ऑलराइट, सो ओके, अब देखिए अगर आप आगे वाली स्लाइड देखें तो यहाँ पे वो सॉरी ओके, अगर आप ये स्लाइड देखें तो देखिए यहाँ पे वो आपको सिस्टमैटिकली टाइलर्स मॉडल की एक प्रेजेंटेशन बता रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं, आई जस्ट पुट इट ऑन डिस्प्ले ऑल्सो ताकि आप लोग को इजीली नजर आ जाए। नजर आ रहा है सबको? क्लियर है स्लाइड? Yes. अच्छा देखिए अब वो क्या कह रहे हैं कि ये एजुकेशनल पर्पसेस हैं हमारे, ठीक है ना। तो आप देखिए कि कंटेम्पररी लाइफ एंड सोसाइटी, लर्नर्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, और सब्जेक्ट मैटर या स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट स्पेशल से आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बन रहे हैं। एजुकेशनल पर्पसेस वो क्या है आपके, जो आपके एम्स होते हैं या गोल्स जिसे हम कहते हैं। Absolutely. फिर वो यहाँ पे देखिए दो एरोस इन्होंने और बताए हुए, जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन और फिलॉसफी ऑफ लर्निंग, लाइक जिसे हम साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। उसके बेस पे उन्होंने क्या बनाए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ये वो है जो हम डे टू डे अचीव कर रहे होते हैं, या गोल्स कह लें आप इसे। फिर हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिवाइड किए। तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस में इन्होंने किसकी बात की, स्कोप, सीक्वेंस, कंटिन्यूटी और इंटीग्रेशन की। ये चारों जो है वो मिलके लर्निंग एक्सपीरियंस, एक तो स्कोप होना चाहिए, मतलब ब्रॉडनेस होनी चाहिए उसके अंदर, ब्रेथ होनी चाहिए कंटेंट के अंदर। नंबर 2 सीक्वेंस के एक कंटेंट, मतलब आप क्लास 3 में पढ़ा रहे हैं अगर मैप्स, तो क्लास 4 में आप पढ़ाएं ग्लोब्स, फिर 5 में आप उनको मैप की लोकेशन सिखाएं, 6 में आप उनको जो है वो वर्ल्ड मे बी एशिया का वर्ल्ड करवाएं, 7 में आप उनको वर्ल्ड मैप करवाएं, इस तरह से। तो सीक्वेंस जिसे हम कहते हैं ना, वरना नॉर्मली क्या होता है, हमने 5 में एक चीज पढ़ाई फिर 6 में जाके हम कुछ और ही पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आपके करिकुलम में क्या होना चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए। तो वो उसकी बात कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि हर चीज कंटिन्यूटी में डिस्ट्रीब्यूट होके सही से बने, और इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं कि आप सब्जेक्ट्स के बीच में और हर चीज को दूसरी चीज से इंटीग्रेट करें। ठीक है, ठीक। फिर दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिकल होने चाहिए। इट शुड बेसिकली लीड अस टू अचीव सेटिस्फैक्शन ऑफ द लर्नर्स। फिर वही जो हमारे गोल है उसकी बात हो रही है। पॉसिबिलिटी ये होनी चाहिए कि भाई वो मतलब इतने पॉसिबिलिटीज इसके अंदर होनी चाहिए कि इसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर ले। जब हम एवेल्युएट करें तो फाइनली ये आए कि हाँ हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो चुके हैं। नॉन रिडंडेंसी, ये क्या है, व्हाट इज रिडंडेंसी? जी कोई बताएगा? चलें कोई तो बताए, आवाज नहीं आ रही मुझे। Miss, that should not be useless or when. Okay, anybody else? Redundancy, basically it comes from redundant, that is the word, right? सुना है सबने ये वर्ड पहले? Repetition, unnecessary repetition. नहीं, repetition नहीं, redundant is basically useless.
Useless, yeah. समथिंग जिसको हम कहते हैं ना कि उसको हम अबंडेंट कर देते हैं, इसी तरह एक वर्ड है रिडंडेंट, so it's like useless. So it doesn't has to be something which is useless, it has to be something जो जिसकी हमने पहले बात की कि वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस ही होने चाहिए, जो बच्चों के लिए जरूरी हो, सोशल एस्पेक्ट्स के लिए, सोसाइटी के लिए जरूरी हो और सब्जेक्ट से रेलेवेंट हो। तो जब लर्निंग एक्सपीरियंसेस में डिवाइड किए जाए तो इन चीजों को ही ध्यान में रख के करवाया जाए। मतलब आप ऐसी कोई क्लास में एक्टिविटी नहीं करवाएं जो लिंक्ड अप ना हो, जो ऑब्जेक्टिव से हट के बिल्कुल भी ना हो। हर चीज ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही होनी चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? Yes, we can try, but still we have to do a lot of things in our classes. Those Yeah, are not related, but those happen and we do. एंड दे आर इम्पोर्टेंट। अगर आप देखें, अगर आप एक ग्रुप वर्क की Actually, बात they're करते important. हैं, ठीक है ना, तो ग्रुप वर्क में हम क्या करते हैं? क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा ये कंटेंट सीख लेगा, लेकिन उसके पीछे और भी तो बहुत सारे अनइंटेंशनल गोल्स होते हैं ना, कि बच्चा जो है Yes. वो दूसरों के साथ गेट Teamwork. अलोंग करना सीखेगा, उसको ये आएगा कि भाई कैसे ग्रुप में वर्क करना है, कैसे ग्रुप डायनेमिक्स समझ रहे हैं। ये चीजें होती है ना हमारे बैक ऑफ द माइंड, Absolutely. ये नहीं Absolutely. होती हैं। तो ये जो टाइलर है ना, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आप इन चीजों की तरफ तो ध्यान दे ही नहीं, बस आप इन 3 चीजों पे ही लगे रहें कि बस ये हमें अचीव करना है, कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, चाहे फिर अगर उसके लिए आपको बाकी सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। ठीक है? एनी क्वेश्चन अप टिल हियर? No, no. ओके, आई No, थिंक ma'am. वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो जैसे ही ऑफ होगी क्लास तो हम वापस इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना? अभी तो थोड़ा टाइम है। Sure, ओके, sure. ऑल राइट। सो अब हमने बात की कि टाइलर के मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं, क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं इसके? I guess this is so target oriented. यस, So वेरी time गुड। oriented. जी जी, वेरी ट्रू। इट इज टारगेट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, कि भाई ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाने चाहिए। इसके अलावा देखें, उनका बेसिक टाइलर के ऑब्जेक्टिव में क्या है, टाइलर के मॉडल में क्या है कि इट कैन बी अप्लाइड टू एनी सब्जेक्ट, एनी लेवल ऑफ टीचिंग। Generalization is one of the advantages. देखिए, बात ये है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे करिकुलम बनाना है ना, ऑब्जेक्टिव्स लें, उसके बेस पे आपने अपने कंटेंट को डिसाइड किया, आपने लर्निंग आउटकम्स को डिसाइड किया, और फाइनली आपने उसी के बेस पे अपने एवेल्युएशन कर ली। तो आपको सिर्फ क्या करना है यहाँ पे, आपको अपने बेसिकली यहाँ पे सब्जेक्ट को मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन। आप इससे इस्लामियत पढ़ाएं, आप इससे इंग्लिश पढ़ाएं, पीएसटी पढ़ाएं, मैथ्स पढ़ाएं, बस ऑब्जेक्टिव बनाएं और उसके बेसिस पे आप करिकुलम अपना डेवलप कर लें। कोई सब्जेक्ट बाउंड्री नहीं है, हर सब्जेक्ट में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, हर लेवल पे पढ़ा सकते हैं। आप इवन प्री प्राइमरी से लेके जो है ना क्लास इंटर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ग्रेजुएशन लेवल तक आप इस मॉडल को चला सकते हैं। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल? They say we can try, but I think primary and secondary, for the primary and secondary level, this is possible, but higher secondary and graduation level, if you look at this, I think that would be challenging. दैट वुड बी चैलेंजिंग इन अ सेंस कि देखिए, आप इसको इसलिए देख रही है क्योंकि आप बहुत सारी दूसरी चीजों को देख रही हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि लोग सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव्स पे गोल फोकस करें और पढ़ा दें, आके क्लास में पढ़ा के बस चले जाएं, उनको कोई परवाह ही ना हो कि बच्चों में क्या स्किल्स डेवलप हो रही हैं, नहीं हो रही, या वो कुछ सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, सोसाइटी को इससे फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा। इस तरह का मॉडल बन सकता है। अभी मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी की बात नहीं करी बेसिकली,
सॉरी I'm so sorry. Okay. देखिए मैं इसकी प्रैक्टिकलिटी की भी बात नहीं कर रही, मैं भी ये बात कर रही हूँ कि ये उसका एक नोन एडवांटेज है। किसी न किसी रिव्यूअर ने या क्रिटिक ने ये कहा होगा कि इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी प्रैक्टिकलिटी पे तो बाद में बात करेंगे कि ये प्रैक्टिकल है या नहीं है। ये तो एक बहुत ही बड़ी डिबेट हो जाएगी इसके ऊपर तो पूरी। Yes. तो बात ये कि वो ये कहते हैं, जो क्रिटिक्स हैं टाइलर के, वो ये कहते हैं कि हाँ उसको आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन बात ये है कि हम इसको देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, क्योंकि बड़े लेवल्स पे चीजें और डिफरेंट होती हैं। there are lot of practical required, there's a lot of other skills required। लेकिन फिर ये याद रखें कि ये 1940s का मॉडल है, जब ये 21st सेंचुरी स्किल और ये स्किल और वो स्किल, कम्युनिकेशन स्किल पे कोई काम नहीं हो रहा था। यू अंडरस्टैंड दैट? That's perfect then. If we look at the और अगर आज की दुनिया में हम देखें तो शायद थिंग्स हैव क्वाइट चेंज, यू नो। सो इसलिए इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ प्रोसीजर। ये हमें एक प्रोसीजर देता है विच आर वेरी इजी टू फॉलो, विच अपियर टू बी मोस्ट लॉजिकल। भाई लॉजिकल है क्या? आपने पहले ऑब्जेक्टिव बनाया, फिर उस पर कंटेंट डिसाइड किया, उस पर मेथड डिसाइड किया, और फिर उसको क्लास में जाके पढ़ाया और उस पर टेस्ट ले लिया। क्या इलॉजिकल है कुछ इसमें? नहीं है। यह है? No, ma'am. Okay. At the time, content oriented. It is a content oriented, subject oriented. देखिए यहाँ कह रहे हैं ना सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की बात इसीलिए हो रही है क्योंकि सब्जेक्ट ओरिएंटेड है कि भाई सब्जेक्ट की कंटेंट नॉलेज बच्चे को अच्छे से आ जाए, ठीक है। फिर at the same time that model, at the time that this model was first published in 1940s, it broke new ground। देखिए उस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें ये मॉडल बड़ा ही कामयाब हुआ, क्योंकि ये पहला मॉडल था जिसने एम्फसाइज किया स्टूडेंट्स बिहेवियर पे और लर्निंग एक्सपीरियंसेस पे। मतलब स्टूडेंट्स में क्या स्किल्स डेवलप होनी चाहिए और क्या लर्निंग एक्सपीरियंसेस होने चाहिए। क्योंकि देखिए वो लर्नर्स की बात कर रहे हैं ना, कि वो कह रहे हैं कि हाँ लर्नर्स को क्या आना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, उनके क्या स्किल्स डेवलपमेंट होनी चाहिए, इसकी ये बात करते हैं। लेकिन फोकस क्या है कि सब्जेक्ट मैटर पे है, और ये थोड़ी बहुत सोसाइटी की भी बात कर रहे हैं कि हाँ सोसाइटी की नीड को भी देखना चाहिए। तो मतलब ये पहला अपने उसमें एक मॉडल था। उस जमाने में किसी ने भी इस तरह की कोई बातें नहीं की थी। पहले तो क्या था, एक किताब होती थी, एक उस्ताद होता था, वो आके जो है उस किताब में से कंटेंट पढ़ा देता था। तो ये साहब थोड़े से उन्होंने एक नई बुनियाद रखी कि इन्होंने ऑब्जेक्टिव्स की बात की, तो ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता था फिर, ठीक है ना। द गाइडलाइन फॉर इवैल्यूएशंस वर आल्सो far more comprehensive than the other availables in 1947। सो उन्होंने इवैल्यूएशन की भी गाइडलाइन दी कि भाई इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होना चाहिए। आप किसी भी चीज पे बच्चे को टेस्ट नहीं कर सकते, बल्कि आपको सिर्फ टेस्ट करना है उस ऑब्जेक्टिव पे जिसपे आप उनको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लैरिटी उन्होंने दी टाइलर ने। सो इन दैट सेंस दिस इज अ गुड मॉडल, क्योंकि भाई वो ऑब्जेक्टिव भी दे रहे हैं और फिर बोल रहे हैं बस इसी को अचीव करो, जो आज हम बात कर रहे हैं कि भाई हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, एसएलओज हैं, और उसी को हम अचीव करते हैं और उसी को टेस्ट करते हैं या कुछ और करते हैं। मैम यही करते हैं, यही कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बुनियाद, ट्रू, तो एक बुनियाद तो बनाई ना कि भाई आपने स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स लिए और उसी को अचीव करना है, उसी को पढ़ाना है, और फिर उसी को टेस्ट करें। यहाँ वहां से कुछ अलग टेस्ट ना करें बच्चों को, वो जो नहीं पढ़ा है उसके ऊपर बच्चे को टेस्ट ना करे। तो ये अच्छी एक बुनियाद रखी। अच्छा, अब टाइलर के मॉडल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, जिसकी वजह से अक्सर लोगों ने इसको जो है वो नहीं पसंद किया। ये कि भाई उन्होंने कोई एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस नहीं दी कि भाई कैसे आपको जो है ये क्या मतलब कैसे आपको जो है वो ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, किसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव्स को चूज करना चाहिए, ठीक है, और किस तरह हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव बेहतर है, उस पर कोई उन्होंने गाइडलाइंस नहीं दी। फिर उन्होंने क्या किया कि ही इग्नोर्ड अनइंटेंडेड लर्निंग आउटकम,
कि भाई जो हम क्लास में अचीव करने जाते हैं वो तो अचीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आउटकम्स भी होते हैं जो अनइंटेंडेड होते हैं। जैसे हमने ग्रुप वर्क की बात कर रहे थे कि भाई उन्होंने कोई एक्सप्लिसिट गाइडलाइंस नहीं दी कि कैसे ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, किस ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। नो गाइडलाइंस फॉर दैट, ही इग्नोर्स अनइंटेंडेड लर्निंग आउटकम। जैसे हमने पहले भी बात की कि बहुत सारे अनइंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स होते हैं क्लासरूम में जो हम अचीव कर रहे होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो हर चीज तो हम ऑब्जेक्टिव्स में नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ हमारे अनइंटेंडेड आउटकम्स भी होते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो वो जो है उसके बारे में वो कोई बात नहीं करते, ठीक है। एंड इट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल मॉडल, ठीक है। क्यों प्रैक्टिकल नहीं है कि हमने पहले भी जो बात की, जो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने हाईलाइट किया इसके अंदर, कि जो है वो कुछ इस तरह की मतलब सिंस इट्स अ लीनियर मॉडल, तो हम इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाइल वी आर इम्प्लीमेंटिंग। तो हमें ये नहीं, अगर नजर आ रहा है कि अभी ये प्रॉब्लम है तो उसको उस वक्त सॉर्ट नहीं किया जा सकता। आपकी बात नहीं है। ओके, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमने कहा कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल मॉडल नहीं है, ठीक है। एंड टाइलर इज लाइक मोर कंसर्न्ड अबाउट इवैल्यूएटिंग द इंटेंडेड इंस्ट्रक्शनल आउटकम्स, ही इग्नोर्स द अनइंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। हमने इसकी बात कर ली कि वो इंटेंडेड पे उनका ज्यादा फोकस है, अनइंटेंडेड पे नहीं है। फिर द सेपरेशन ऑफ 4 steps टेंड्स टू बी अंडर एस्टिमेटेड, द इंटररिलेशनशिप्स व्हिच अकर इन एनी करिकुलम प्लानिंग एक्टिविटी। बेसिकली देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि चारों स्टेप्स को आप लीनियरली फॉलो करें, आप इसमें कुछ आगे पीछे नहीं जा सकते, या ऐसा नहीं कि आपने एक को छोड़ के दूसरा ले लिया पहले, या एक आप अभी नहीं करना चाह रहे तो आप ना करें, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको चारों ही करने होंगे। और इसका आपस में इंटर रिलेशनशिप भी बहुत वाज़ेह टाइलर ने नहीं समझाया, तो इसलिए भी टाइलर के मॉडल को नॉन प्रैक्टिकल समझा जाता है, ठीक है। और ओवर एम्फेसिस है मेजरेबल आउटकम्स के ऊपर, कि बस आप वही चीजें करें जो मेजरेबल हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फिर आखिर में आपको एवेल्युएट करके ये कहना है कि हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए या नहीं। तो बहुत ज्यादा उनका जो है ना उनका अचीव वो क्या है कि मतलब अच्छी मेजरेबल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, कि भाई अगर मैं कह रही हूँ कि 5 एडवांटेजेस होने चाहिए तो 5 ही मुझे करवाने हैं, और 5 ही बच्चे को आने चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट? तो ये मतलब थोड़ा सा टीचिंग फिलॉसफी से कभी कभी डिफर कर जाता है, क्योंकि अगर हम 5 इंटेंट कर रहे हैं और हमें 7 भी हो लग रहा है उस वक्त के, नहीं बच्चे को ये 5, या बच्चे 5 नहीं कर पा रहे तो चलो 4 करवा लेते हैं, तो इस तरह की कोई गुंजाइश टाइलर के मॉडल में नहीं है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक 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 है बस। मैम बच्चों की चॉइसेस भी नहीं होगी फिर तो। नहीं, नो चॉइसेस, बस ऑब्जेक्टिव्स जो फ्लेक्सिबल बन नहीं रहे है हैं। ना, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, चॉइसेस नहीं है, क्योंकि भाई जो ऑब्जेक्टिव है उसी को अचीव करना है, ठीक है। ओके मैम। लेकिन देखें अब कुछ फर्क आया टाइलर के आने से, जो टाइलर से पहले नहीं था। जो टाइलर से पहले जो थिंकर थे ना, वो जनरल स्टेटमेंट्स पे बात कर रहे थे कि अच्छा ये होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम में, या ये नहीं होना चाहिए। लेकिन टाइलर ने इसको स्पेसिफिक बनाया। उन्होंने कहा क्या कहा कि ये बिहेवियर अचीव करने हैं, या ये स्किल्स या ये नॉलेज अचीव करनी है, उस पर ये ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके। तो ये एक थोड़ा सिस्टमैटिक जो अप्रोच आई ना इंस्ट्रक्शंस के लिए, वो टाइलर लेकर आए। उससे पहले तो और जेनेरिक था, ठीक है। फिर टॉपिक सिलेक्शन के लिए भी कंटेंट जो है उसको कैसे मतलब लर्निंग एक्सपीरियंसेस को कैसे डिवाइस किया जाए ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, वो टाइलर लेकर आए। पहले क्या था, बस कंटेंट होता था और वो पढ़ा दिया जाता था। लेकिन अब टाइलर ने क्या कहा कि नहीं, ऑब्जेक्टिव्स हो, कंटेंट हो, और उसके साथ लर्निंग एक्सपीरियंसेस की भी बात की जाए कि कैसे हम ये कंटेंट पढ़ाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज टाइलर लेकर आए जो टाइलर से पहले नहीं होती थी, ठीक है। अच्छा, पहले जो उनसे पहले बहुत एक डिडक्टेड अप्रोच यूज होती थी, जहां टीचर डायरेक्ट करती थी हर चीज, टीचर सेंटर्ड। टाइलर से पहले कंप्लीट टीचर सेंटर्ड थी। लेकिन टाइलर ने क्या कहा कि उन्होंने सपोर्ट किया टीचर सेंटर्ड, टीचर डायरेक्टेड मेथड को, बट ही इवन एम्फसाइज ऑन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट।
उन्होंने, क्योंकि उन्होंने दो के उनका जो मॉडल है वो वर्टिकल है, बट थोड़ा सा उन्होंने कहा कि नहीं आप ब्रेथ को भी देखें, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव की बात आई तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव्स तभी बनेंगे, सिर्फ आप जो है वो कंटेंट के बेसिस पे तो नहीं बनाएंगे, आप अंडरस्टैंडिंग, आप हायर ऑर्डर स्किल्स की तरफ भी जाएंगे। तो उन्होंने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट की भी बात की, लेंथ और ब्रेथ दोनों की बात की, स्टूडेंट अवेयरनेस की बात की, स्टूडेंट लर्निंग की भी बात की, ठीक है। तो वो एक नई चीज थी जो उससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। फिर मेथड्स की बात उससे पहले कभी नहीं होती थी, बस कंटेंट की बातें होती थी कि बस ये कंटेंट है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, ये पढ़ाना है। तो टाइलर ने कहा कि नहीं, ऑब्जेक्टिव के साथ मेथड को भी एक फॉर्मली एक मेथड डिवाइस करें जिसको आप ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करें, ठीक है, और उसका फिर सही से एवेल्युएशन हो। तो ये चीजें अच्छी हुई टाइलर के आने से। और फिर उसके बाद ऑब्वियसली ये एक बुनियाद बनी, क्योंकि ये शुरू का पहले ही कुछ मॉडल्स में से एक मॉडल है, ठीक है। कुछ और भी लोग थे जिन्होंने उस वक्त कुछ मॉडल्स दिए, लेकिन ये सबसे फेमस मॉडल हुआ टाइलर का, क्योंकि टाइलर मतलब ये उस जमाने के हिसाब से सबसे एनरिच मॉडल था, ठीक है। सही, ठीक। ओके मैम। सो आर वी क्लियर ऑन दिस आइडिया? तो ताबा जो थे वो पेशे से एक आर्किटेक्ट थे, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है उनका कुछ इंटरैक्शन इस तरह का हुआ जिससे वो जो है ही बिकेम एन एजुकेशनिस्ट, ठीक है, और उन्होंने फिर मतलब आर्किटेक्ट थे बेसिकली वो। तो उन्होंने फिर जैसे वो ही स्टार्टेड टीचिंग इन हिज ओन सब्जेक्ट एरिया, तो वहां से उनका फिर एक पूरा एक वो बना, और ही इज बेसिकली अ करिकुलम रिफॉर्मर के नाम से उनको हम जानते हैं। और एक बहुत अच्छी थियोरी लेकर वो आए, उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है डायनामिक ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हुई हैं, जिसमें adolescence character and personality, culture, school culture and culture studies of participation and leadership, action research भी उन्होंने कुछ की, curriculum development practice करके एक किताब लिखी, thinking in elementary school children करके एक किताब लिखी 1964 में। तो ताबा का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, थियोरेटिकल एंड पेडागोजिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट और क्रिटिकल थिंकिंग इन सोशल स्टडीज करिकुलम जो है वो ताबा के उस पे पूरा बेस्ड है, ठीक है। और उन्होंने एक नई बुनियाद रखी एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी चीज थी। तो और उसके बाद जो ग्रुपिंग, लेबलिंग, सिंथेसाइजिंग, इन सारी बहुत सारी ग्रास रूट अप्रोच पे काम हुआ उस मॉडल के बेसिस पे। मतलब ताबा के जो मॉडल आया उसके बेसिस पे बहुत सारी चीजें चेंज हुई करिकुलम के अंदर, ठीक है। तो ताबा का जो ओपिनियन था करिकुलम को लेकर, बेसिकली ओके मैंने यहाँ वो चीज नहीं ली है, ओके तो मैं ये डाल दूंगी फिर स्लाइड में भी बाद में। तो उनका इंट्रोडक्शन इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ताबा क्या कहते हैं कि ताबा डिफाइंस करिकुलम एज अ कंटेनिंग अ स्टेटमेंट ऑफ द एम, स्टेटमेंट ऑफ एम्स एंड ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो अब देखिए वही बात आ गई कि यहाँ पे इन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि एम अलग है, ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, ठीक है। इट इंडिकेट्स सम सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, इट ईदर implies or manifests certain patterns of learning and teaching because the objective demand and the content organization requires it includes a program of evaluation of the outcomes. So ये ताबा का ओपिनियन है अबाउट करिकुलम कि भाई करिकुलम में सारी चीजें होनी चाहिए, उसमें एम्स भी होने चाहिए, उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए, उसमें पता होना चाहिए कि कंटेंट कैसे सिलेक्ट हुआ, कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, कैसे जो है वो हमने पैटर्न किया टीचिंग एंड लर्निंग का डिजाइन, फिर कैसे हमने जो है वो पूरा इवैल्यूएशन करना है, वो सब चीजें उसमें सही से डिजाइन होनी चाहिए। ये ताबा का ओपिनियन था। तो उसके बेसिस पे 4 आइडियाज थे ताबा के फिलोसफिकल, जब वो उन्होंने करिकुलम डेवलपमेंट शुरू की और करिकुलम बनाने के बारे में बात करनी शुरू की। जी बेटा फुप्पी करी ले काम पछी करावे थोड़ा क्लास ना बाद, ऑलराइट। सो उन्होंने 4 फिलोसफिकल आइडियाज दिए हैं जिसके बेसिस पे पूरा करिकुलम डिवाइस। और सबसे पहले तो सोशल प्रोसेसेस की बात की कि इंक्लूडिंग आई एम सॉरी ये बहुत छोटा है तो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। नंबर 1 सोशल प्रोसेसेस की बात की कि सोशलाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट लीनियर,
and they cannot be modeled through linear planning. So in other words, learning and development of personality cannot be considered as one-way process of establishing educational aims and driving specific objective from an ideal of education proclaimed or imagined by some authority. तो वो यहाँ पे एक बिल्कुल ही अलग बात कह रहे हैं. वो कह रहे हैं कि भाई एजुकेशनल एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो सिर्फ उनके बेसिस पे आप एक वन वे किस्म का जो है मॉडल बना के बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप नहीं कर सकते. और वो सिर्फ कुछ लोग ऊपर बैठे हुए उसको बना लें, ये पॉसिबिलिटी नहीं है. ठीक है. तो reconstruction of curricula and the programs is not a short term effort but a long term processing, and it may last for years. ये एक दिन में बैठ के, एक साल में बैठ के आपने सिंगल नेशनल करिकुलम बना लिया तो मतलब किसी के बेसिस पे बनाया तो ठीक है, लेकिन एक साल में आप कहें कि मैं एक नया करिकुलम बना लूं तो ये पॉसिबल नहीं है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, ये ताबा कहते हैं. ठीक है. फिर ताबा ये कहते हैं कि सोशल इंस्टीट्यूशंस अमंग देम स्कूल करिकुला एंड प्रोग्राम इज मोर इफेक्टिवली रीअरेंज इफ इंस्टेड ऑफ कॉमन वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव reorganization from top to bottom, a well-founded and coordinated system of development from bottom to top can be used. मतलब आप सोशल इंस्टीट्यूशन से बड़े, मतलब आप बड़े लेवल से करिकुलम डेवलप करके टीचर्स को दे दें कि जाके क्लास में इम्प्लीमेंट करो. बेहतर ये है कि आप उल्टा चले, आप बच्चों को देखें, उनकी नीड्स को देखें, फिर आप टीचर्स से पूछें कि उनके हिसाब से क्या नीड्स हैं, क्या चेंजेस होनी चाहिए, और उसके बाद फिर आप आगे की तरफ जाएं, ना कि आप जो है वो किसी आइसोलेशन में बैठ के करिकुलम को बना लें. Development of new curricula and programs is more effective if it is based on principles of democratic guidance and on well-founded distribution of work. Emphasis is on the partnership based on competence and not on administration. तो सिर्फ आपका आइडिया ये नहीं होना चाहिए कि बस आप जो है वो बैठ के अपने करिकुलम बनाया, आप बैठ के उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, बल्कि आप खुद उसमें जाके देखें कि क्या हो रहा है बेसिकली. तो इट्स मोर लाइक ही इज सेइंग कि हर लेवल पे करिकुलम डेवलपमेंट से लोगों को जो है वो आप लेकर आए और वो मिलकर एक करिकुलम बनाए. टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट हो, पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट हो, इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने बहुत बातें की. ठीक है. तो ताबा ने जो है वो कुछ स्टेप्स दिए अपने मॉडल में, जिसमें उन्होंने 7 चीजों की बात की है. नंबर 1, डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्टिंग कंटेंट, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ऑफ दैट कंटेंट, फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, फिर उसको ऑर्गेनाइज करने की, और फिर एवेल्युएशन. ठीक है. अब देखें, अगर आप यहाँ देखें तो हर स्टेप को डिफाइन किया गया है कि नंबर 1 में वो कह रहे हैं कि डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द लार्जर सोसाइटी. ऑब्वियसली जो बच्चों की नीड्स होंगी वही पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस होंगी, वही सोसाइटी की भी एक्सपेक्टेशंस होंगी. ठीक है. तो ताबा बिलीव दैट द टीचर्स वर अवेयर ऑफ व्हाट स्टूडेंट नीड्स, सो दे शुड बी द मेन क्रिएटर्स ऑफ द करिकुलम. वही बात कि करिकुलम नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ जाए, ना कि कुछ लोग बैठकर उसको बनाएं और टीचर्स को दे दें, बल्कि टीचर्स से आप पूछे कि क्या बच्चों की नीड्स हैं, क्या इसमें चेंजेस आनी चाहिए, उनका इनपुट बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल गोल्स पहले बनाएं, फिर उसके बाद ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज सच एज डिमांड्स ऑफ सोसाइटी एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट. तो आप पहले अपने ओवरऑल एम्स बनाएं, बड़े एम्स बनाएं जो बच्चों की नीड्स पे बेस कर रहे हो, और दूसरा किस पे बेस कर रहे हो, जस्ट अ मिनट. बच्चों की नीड्स पे बेस कर रहे हो, दूसरा वो उस पे बेस कर रहे हो कि सोसाइटी की क्या डिमांड है. ठीक है. This is basically industry need, right? It can be industry Industry need need. also. It can be industrial need also. ठीक है. तो इट कैन बी इंडस्ट्रियल नीड, बिकॉज देखें एजुकेशन क्या है. एजुकेशन हमेशा जितने भी पैराडाइम शिफ्ट आए एजुकेशन में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो इंडस्ट्री की नीड होती है उसके बेसिस पे हमारा करिकुलम होता है. तो अगर आज इंडस्ट्री की नीड है क्रिएटर्स, तो हम अपना एजुकेशन सिस्टम उसके बेसिस से बना रहे हैं, जहां हम बच्चों को ये चाहते हैं कि वो सोचे, क्रिटिकली थिंक करें, कुछ क्रिएट करें. ठीक है. और जब इंडस्ट्री की नीड ये थी कि उनको सिर्फ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो कैलकुलेट कर सके, या सिर्फ रजिस्टर्स भर सके या इस तरह के काम कर सकें, तो जो है वो उस वक्त उस तरह का करिकुलम होता था.
जो हमने पहले ही बात की थी, जो ब्रिटिश करिकुलम की जो हम बात कर रहे थे कि उस जमाने में ब्रिटिश करिकुलम किस तरह से डिवाइस किया गया था। ठीक है, ये शायद मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में बात की थी कि जब ब्रिटिश में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उस वक्त उनको स्टॉक कीपिंग की बहुत जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा करिकुलम बनाया जहाँ पे लोगों को बहुत ज्यादा किताबें भरने की, कैलकुलेशन की आदत थी, और लिटरेसी को क्या कहा कि भाई वो लोग जो कुछ पढ़ सके किसी लैंग्वेज में और जो कैलकुलेशन कर सके सिंपल, वो सारे लिटरेट हैं, क्योंकि उस वक्त यही जरूरत थी। लेकिन आज हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो क्रिएट कर सकें, जो इंडस्ट्री में जाके कुछ इनोवेशन कर सके। तो हमने लिटरेसी की डेफिनेशन क्या कर दी, द वंस हु कैन लर्न रीलर्न एंड अनलर्न एंड रीलर्न आर लिटरेट्स। ठीक है ना? Yes. तो ये नीड की बात हो गई। फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट की बात आती है। इन द करिकुलम मॉडल ताबा बिलीव दैट कंटेंट शुड मैच द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कहीं यहाँ वहां से कंटेंट ना हो, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एम्स के बाद आप ड्राइव कर रहे हैं ना, जो हमने बात की एम्स, गोल्स और फिर ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव से बिल्कुल कंटेंट आपका मैच करना चाहिए। आई थिंक ये बिल्कुल ही सही बात है कि अगर आप कंटेंट आपका ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करता तो फिर आप क्लियर ही नहीं होता कि हमें क्या अचीव करना है। Organization of the learning content, the content is organized based on students achievement levels, मतलब अगर हर बच्चा डिफिकल्ट नहीं अचीव कर रहा तो एटलीस्ट एवरेज लेवल इतना होना चाहिए। देखिए ये बात है कि असेसमेंट भी और कंटेंट भी 60% जो है ना एवरेज लेवल का होना चाहिए, बाकी 40% I agree. 20% इजी और 20% चैलेंज हो। Perfect. क्योंकि देखिए अगर आप 60% एवरेज नहीं रखते, अगर आप टेस्ट पेपर भी अपना बनाते हैं और वो 60% एवरेज नहीं है, तो फिर आप डिसएडवांटेज कर रहे हैं बच्चों को। अगर आप बिल्कुल ही उसको जो है I वो agree. इजी कर देते हैं तो वो भी डिसएडवांटेज है, अगर आप बिल्कुल ही उसको चैलेंजिंग बना देते हैं तो वो भी डिसएडवांटेज है। ज्यादा बच्चे एवरेज होते हैं तो एवरेज होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, selection of Asma, can you please stop doing can you please like I'm bit not sure why these are existing here. Okay, selection of the learning experiences बहुत important है। वो ये कहते हैं कि instructional method must keep the students engaged, student centered learning होनी चाहिए। Learning experiences are created so that they develop multiple objectives, thinking, attitude, knowledge, skills। ये आज हम बात कर रहे हैं, critical thinking develop करें, attitude develop करें, values develop करें, knowledge develop करें, skills develop करें बच्चों में। ऐसे ही ना हो कि बस वो आए, पढ़ के बस्ता उठाया, आए और बस्ता उठाया चले गए। That shouldn't be the target of the object। पहले क्या था, कंटेंट डेवलप कर दो, बस सब सिखा दो बच्चों को, अब ये नहीं है। तो आई थिंक ताबा इसके बारे में बात कर रहे हैं और वो बहुत इनिशियल स्टेज था, लेकिन he talk about thinking, he talk about knowledge, he talk about skills and attitude also। फिर उन्होंने कहा कि लर्निंग एक्टिविटीज को भी ऑर्गेनाइज किया जाए। ऐसे ही नहीं कि बस आपने कहा कि आज मैं ये एक्टिविटी करवा लूंगी तो आज ये करवा लूंगी। ठीक है, तो द लर्निंग एक्सपीरियंसेस आर ऑर्गेनाइज्ड टू अलाउ कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग। Each activity is prerequisite for those that follow. This provides the students with a challenge without going beyond what the students are capable of। देखिए आप इसमें क्या हो रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसे लर्निंग अपना पूरा अपना जो लर्निंग जो है वो एक्टिविटीज को ऐसे आप अलाइन करें कि पहले तो वो इजी टू कॉन्क्रीट की तरफ जाए, सॉरी सिंपल टू कॉन्क्रीट की तरफ जाए, ये इजी टू चैलेंज की तरफ जाए। मतलब धीरे धीरे, ऐसे ना कि एक दिन आपने बच्चों को चैलेंज कर दिया कि भाई आपको 100 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जानी है, ये पॉसिबल नहीं है। पहले दिन आपको पहली सीढ़ी सिखानी पड़ेगी, फिर वो 10 स्टेप चढ़ेगा, फिर वो 20 चढ़ेगा, फिर वो 100 पे पहुंचेगा। लेकिन अगर आप पहले ही दिन बोले बेटा 100 सीढ़ी चढ़ जाओ तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसको सही से ऑर्गेनाइज किया जाए। ऐसे ना हो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क दे दिए जाए या बहुत ही इजी टास्क दे दिए जाए। तो इट हैज टू बी हर लेवल के बच्चे के हिसाब से उसमें टास्क को आप, जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम एक्टिविटीज भी क्लास में करते हैं तो हम क्वेश्चंस ऐसे रखते हैं, इजी, मॉडरेट एंड चैलेंज, स्टेप बाय स्टेप। जी somebody wants to say something? मैम जैसे प्रोग्रेशंस होती है, जी, प्रोग्रेशन लेवल, प्रोग्रेशन ये भी तो है ना स्टेप बाय स्टेप हर चीज जी, बच्चों को उसी हिसाब से जी। जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं ना कि पहले हम टेंस करवाते हैं, फिर थाउजेंड्स, हंड्रेड्स करवाते हैं, फिर 1000 करवाते हैं, डायरेक्ट 1000 तो नहीं करवा देते।
या लैंग्वेज में पहले वर्ड सिखाते हैं, फिर फ्रेज सिखाते हैं, फिर सेंटेंस सिखाते हैं, फिर पैराग्राफ सिखाते हैं ना? ये पहले ही दिन बच्चा क्लास 1 में आता है, आप बोलती है पैराग्राफ लिख लो भाई। नो, वी डोंट डू दैट, ठीक है ना? पहले हम उसको बोलना सिखाते हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस। तो हर चीज का एक तरीका होता है, तो वो कहते हैं उसको ऑर्गेनाइज करो, ताकि बच्चे जो है वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सब अचीव कर सके, और हर बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अचीव करेगा। हर बच्चे को जरूरी नहीं कि आप एक ही जैसा अचीव करवा दे, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? And determination of what to evaluate and that means of doing and the means of doing it. कैसे evaluate करना है? Students progress is monitored throughout the year. Formative assessments होते रहे कि बच्चा अच्छा अब इसने ये सीखा, अब ये सीखा, ये सीखा, ठीक है? Evaluations were included at different points to help teachers and students plan and adopt learning. बच्चे को पता हो कि मेरा assessment हुआ है, अब मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, अब मुझे ये अचीव करना है, मुझे प्लस के सम्स आ गए 2 डिजिट वाले, अब मुझे 3 डिजिट वाले करने हैं, या मेरी क्लास तो 3 डिजिट पे, मैं अभी भी 2 डिजिट पे हूँ, तो अब मुझे टीचर को एग्जैक्टली पता और बच्चे को भी वो एग्जैक्टली समझाए कि बेटा अब ये अचीव करना है। तो ये एवेल्युएशन की वो बात करें कि एवेल्युएशन में आप ऐसे नहीं कि आपने साल के आखिर में ही सारे बच्चों के या पूरा चैप्टर हो गया उसके बाद आप असेस कर रहे हैं बच्चे को, तो अब एक बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं आया उस चैप्टर में से, तो फिर वो तो पीछे रह जाएगा। तो आप एवरीडे अगर छोटे छोटे असेसमेंट्स लेते रहे, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो क्लासरूम असेसमेंट होते हैं, एक सवाल आपने दिया बच्चों को कि चले आप सब खुद से करें, उसके बाद आपने उनको देख लिया, फिर आपको पता चल गया अच्छा एक बच्चा है जो अटक रहा है, तो उसको आपने हेल्प कर दी। तो इस तरह अगर छोटे छोटे असेसमेंट होते रहे तो बड़े असेसमेंट विल बिकम ईजियर, ठीक है? एनी क्वेश्चंस सो फार? No, miss. And I really like this model. It is one of the most practical models basically. एंड ये काफी यूज भी होता है, और आई थिंक हमारा अपना करिकुलम भी इसी के बेसिस पे बना हुआ है, जो नया हमारा करिकुलम बना है इस वक्त। तो काफी इट्स क्वाइट अ यू नो ओके, एक सेकेंड, हाँ, आई थिंक somebody is there in the meeting room, let me check. Sorry, okay. ओके, सो मतलब काफी जो है ना, ये एक वो मॉडल है जिसे हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा प्रैक्टिकल मॉडल है, और बहुत सी जगहों पे ये अप्लाई भी होता है, और अभी भी हो रहा है, और पहले भी हो चुका है, ठीक है? तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? दिस मॉडल टैप्स इनटू हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्योंकि हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सिंपल टू कॉन्क्रीट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि पहले एम्स बनाओ फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाओ, तो ऑब्वियसली जब सीक्वेंस आती है तो फिर आप लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर की तरफ जाते हैं, तो ये अच्छी चीज है इसके बारे में। इट बिल्ड्स कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स सच एज इन्फरेंस, सिंथेसाइजिंग एंड समराइजिंग, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप वापस वही बात है कि जब आप सिंपल टू कॉन्क्रीट की तरफ जाएंगे तो फिर जो डिफिकल्ट स्किल्स होंगी वो भी डेवलप होंगी। गिफ्टेड लर्नर्स विल थ्राइव विद द अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर क्वेश्चंस विद मल्टीपल करेक्ट आंसर्स। अब देखें यहाँ पे आप हर लेवल के बच्चे को चैलेंज कर रहे हैं, आप गिफ्टेड लर्नर को उसके हिसाब से चैलेंज कर रहे हैं, जो एवरेज लर्नर है उनको अपने हिसाब से चैलेंज कर रहे हैं, और जो बिल्कुल ही लोअर मतलब जिसे हम कहते हैं जिनकी लर्निंग स्किल्स थोड़े वीक हैं, उनको भी आप चैलेंज कर रहे हैं उनके अपने हिसाब से। क्वेश्चनिंग इज ओपनिंग एंडेड, नो क्लियर राइट और रॉन्ग रिस्पॉन्स, ये उनका एक बहुत ही क्लियर वो था कि कोई एक राइट एंड रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बल्कि ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग होनी चाहिए जी। When grouped together, students work collaboratively with others to build skills with speaking and listening. अच्छा, ये फिर unintentional objective की भी बात आ गई कि हो सकता है हमने ग्रुप किया वो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने के लिए, लेकिन साथ में हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी क्लासरूम। जी सॉरी, बोलें। Shouldn't and we do this and we really want our students to have those skills. Speaking, listening. Yes. I'm not clear about your question. Can you please repeat? Appreciating, like we really want to have our students to have these skills, and this model is talking about this. It is, and देखिए बात यही है कि अभी तक प्रॉब्लम ये है कि आज 21st सेंचुरी स्किल्स की बात तो हो रही है, लेकिन कितने स्कूल्स में ये अप्लाई हो रही है? क्या बेसिकली आप अपने स्कूल्स में जो ग्रुप वर्क है उसको उसके फुल एंथुजियाज्म के साथ कर रहे हैं? क्या वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं?
क्या ये सिर्फ वो तो नहीं है कि हम सिर्फ दिखाने के लिए करें कि हाँ वी आर डूइंग ग्रुप वर्क्स, और इवेंचुअली सो इट शुड बी वेरी मच लिमिटेड टारगेट शुड बी सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत छोटे छोटे टारगेट सेट करें। मतलब बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट करने से ये होता है कि अक्सर हम हर इंडिविजुअल की नीड तक नहीं पहुंच पाते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस मॉडल रियली talks about all those little things that are very important. It provides an opportunity for healthy classroom discussion before and after generalization. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप पहले आप अच्छा क्लासरूम डिस्कशन करें, फिर आप जर्नलाइज स्टेटमेंट मेक करें, फिर कंक्लूजन्स ड्रॉ करवाएं। पहले अच्छा बच्चों को इस तरह के क्वेश्चंस थ्रो करें ओपन एंडेड, जिससे वो खुद उसको डिस्कशन करके कंक्लूजन्स की तरफ पहुंचे, और उसके बाद मतलब ऐसा ना हो कि टीचर ने आते ही अपना कंक्लूजन दे दिया कि अच्छा बेटा इसका तो ये मतलब होता है। लेट द चिल्ड्रन एक्सप्लोर, इसकी वो बात करें। ठीक है, अच्छा लिमिटेशंस क्या है इस मॉडल की? It can be difficult for some students to handle the open-ended aspects of the model. Without clear direction, it may be difficult for teachers to plan and prepare questions for the path of the students take. Obviously, teacher training, students की obviously जब teacher training जी, और टीचर ट्रेनिंग अगर अच्छी नहीं होगी उस मॉडल के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए टीचर की अंडरस्टैंडिंग अबाउट ओपन एंडेड क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, फिर तो वो बच्चों को कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही थ्रो करेंगे, और फिर वो कुछ बच्चों के लिए और कंफ्यूजिंग हो जाएंगे, या कुछ बच्चे जो अच्छे नहीं है ओपन एंडेड क्वेश्चन के लिए, तो टीचर की ये स्किल होगी कि पहले उनके लिए थोड़े से एप्लीकेशन लेवल के क्वेश्चन बनाए, फिर सिंथेसिस लेवल पे जाए, या डायरेक्टली आप उनको जो है ना हायर ऑर्डर क्वेश्चन दे दें। तो ये टीचर की स्किल इसमें बहुत इंपॉर्टेंटली काउंट करती है। डिफिकल्ट टू अडेप्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, यस इट इज। जैसे साइंस में मैथ्स में थोड़ा डिफिकल्ट है इसको अडेप्ट करना, लेकिन सोशल साइंसेस में इट इज वेरी इजी टू अडेप्ट। इवन सम टेक्स्ट टाइप्स आर लाइक डिफिकल्ट फॉर द टीचर, फॉर they do not kind of fit into this idea कि वो बहुत close ended ही होते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है कि हर चीज बहुत एडवांस प्लानिंग की जाए इसके लिए, तो ये बहुत एडवांस प्लानिंग मांगता है ये मॉडल, क्योंकि टीचर को है पहले से टेक्स्ट टाइप सेलेक्ट करके रखना होगा, उसको क्वेश्चंस बना के रखने होंगे, तो बहुत मतलब ये नहीं होगा कि टीचर आई क्लास में उन्होंने किताब उठाई और पढ़ा दिया। सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ एडवांस प्लानिंग, तो इसलिए भी थोड़ा लिमिटेड है ये मॉडल, इसकी लिमिटेशंस और चैलेंजिंग है दूसरों के सबके लिए यूज करना। ठीक है, और एप्लीकेशन क्या है? ताबा मॉडल इज करंटली यूज इन मोस्ट करिकुलम डिजाइन, जैसे मैंने आपको कहा पहले भी। इट आइडेंटिफाइज द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स अस डेवलप ऑब्जेक्टिव्स, सेलेक्ट द इंस्ट्रक्शनल मेथड। और जैसे अगर आप एसएनसी की मैं बात करूं तो आप देखें वो आपको ऑब्जेक्टिव्स भी देते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, उसके बाद सॉरी एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, और फिर आपको वो स्पेसिफिक एम्स, गोल्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी वो आपको देते हैं। फिर वहां पे आपको अब मेथड्स भी हाईलाइट कर दिए गए कि आप इस पर्टिकुलर लेसन के साथ ये एक्टिविटी कर सकते हैं, ये एक्टिविटी कर सकते हैं, या ये मेथड्स इस कोर्स में यूज कर सकते हैं। तो आप एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, ऑब्जेक्टिव्स, कंटेंट, हर चीज के ऊपर ध्यान रख के अपना मॉडल बनाते हैं, तो ये अपना करिकुलम डिजाइन करते हैं। तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज है इस मॉडल